आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन और रिजर्व के बीच का डिफरेंस कि प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है, और प्रोविजन और रिजर्व इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। प्रोविजन और रिजर्व के बीच हम डिफरेंस कर पाए और इन चीजों को समझ पाए, उससे पहले कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रोविजन और रिजर्व इसके पीछे कौन से ऐसे कन्वेंशंस हैं, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो कहीं ना कहीं प्रोविजन और रिजर्व को लेकर आता है, इसको थोड़ा ज्यादा वेटेज दिलाता है। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस आपसे क्या कहता था? ऑल एंटीसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी ऐसा लॉस जो एंटीसिपेटेड है, जहां लॉस होने की संभावना है, चांसेस है, कहता है जी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बट ऑल एंटीसिपेटेड गेन और अनरिकॉर्डेड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर। लेकिन कहता आपसे ऑल एंटीसिपेटेड गेन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर, यानी जो प्रॉफिट हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया या जो गेन अभी तक मुझे हुआ नहीं, इन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट हम उसको इग्नोर करेंगे। ये कंसेप्ट हमको कौन कहता था? जैसे आपको मिला था कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस। एक एग्जांपल आप ये मान सकते हो, जैसे ही आप तैयार होकर, रेडी होकर, फ्रेश होकर घर से बाहर निकले किसी जगह जाने के लिए, रास्ते में काली बिल्ली या काले बिल्ले ने आपका रास्ता काट दिया। दैट मीन्स आपके मन में ना एक थॉट प्रोसेस हुआ कि यार अगर इस काली बिल्ली या बिल्ले ने रास्ता काट दिया है, अगर मैं इसे क्रॉस करूंगा तो इट में भी हो सकता है कि कुछ लॉस हो जाए। तो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया था कि देख, कभी भी बेटा अगर काली बिल्ली या काला बिल्ला रास्ता काट दे तो वेट करना, क्रॉस मत करना। क्यों भाई? लॉस हो सकता है। तो उससे लॉस से बचने के लिए आपने एक जुगाड़ लगाया कि आप वेट करोगे कोई दूसरा पार हो जाए तो मैं उसके पीछे निकल लूं। ठीक है ना? तो अगर आपको दिखा कि शायद लॉस हो सकता है तो आपने इस लॉस से बचने के लिए क्या किया? एक जुगाड़ कर लिया। मतलब यही चीज कौन सिखाता आपको? तो ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस कहता है। लेकिन ये मना करता है, यही वो कंसेप्ट है जो आपको मना करता है कि अगर कोई एंटीसिपेटेड गेन है या कोई प्रॉफिट है जो अभी अनरियलाइज हुआ, जिसको हमने रिकवर ही नहीं किया, बोलो जी उसको रिकॉर्ड मत करो क्योंकि हो सकता है वो बैड डेट्स हो जाए। तो इसी कंसेप्ट की वजह से हमारा ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस, इस कन्वेंशन की वजह से ही जो हमारा ये चैप्टर है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, कहीं ना कहीं ये चैप्टर आया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास में कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। देखो, जब भी आप कहते हो प्रोविजन, प्रोविजन क्या है? कहता है द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लाइबिलिटी विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? कह रहा आपसे कि प्रोविजन क्या है? कह रहा प्रोविजन जस्ट एक अमाउंट है जो हम कहां से निकालते हैं? तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट से हम निकालते हैं। इट में भी, ध्यान रखिएगा, अगर लॉस हुआ तो लॉस से भी निकालते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि प्रॉफिट अगर है और उससे अगर हम पैसा निकाल के रख लिए तो प्रॉफिट जो था वो क्या होगा? अब घट जाएगा। और लॉस अगर हुआ तब भी उससे पैसा निकाल के रखना है तो लॉस क्या होगा? उस केस में बढ़ जाएगा। यानी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट से पैसा बचाकर रखो, किसके लिए? नॉन लाइबिलिटी या अननोन लाइबिलिटी? नॉन लाइबिलिटी। समझ रहे हो बात? यानी आप अपनी भाषा में कह सकते हो, समझ सकते हो कि सर प्रोविजन क्या है, तो दिमाग में बिठाइएगा। प्रॉफिट हुआ था, उससे पैसा बचाकर रख लिए, सेव कर लिए। लॉस हुआ था, फिर भी पैसा बचा के रख लिए। और पैसा बचाकर रखे थे, क्यों रखे थे? तो बिजनेस में कई सारी नॉन लाइबिलिटीज हैं, ताकि हम उन लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाए, हम उसको प्रोविजन बोलते हैं।
याद हुआ प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या है? प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट से पैसा बचाकर सेव कर लिए, रख लिए संभाल कर, तो प्रॉफिट इस केस में क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर लॉस हुआ तब भी उस पे से पैसा हम निकालकर रख लिए। बस डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट होगा तो निकालोगे तो कम हो जाएगा, लॉस होगा तो लॉस क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही सिचुएशन में कुछ पैसा चार्ज किया गया बिजनेस से और संभाल कर उसको रख दिया गया। क्यों रखा गया? तो जो नॉन लायबिलिटीज है, जो नॉन लायबिलिटी है, इन फ्यूचर हम उस नॉन लायबिलिटी का पेमेंट कर सके इसलिए। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो नॉन लायबिलिटी है ना, वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। मतलब आप एग्जैक्ट एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना होगा, 10,000, 5,000, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट से हमने अगर 5,000 रुपीज सेव करके रखा है तो वो 5,000 ही हमको पे करना, ऐसा जरूरी नहीं। 6 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है। समझ रहे हो? आप ये कह सकते हो कि जो भी पैसा हमने रखा, एक्सपेंसेस उससे, एक्चुअल कॉस्ट उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इस वजह से कह रहा है कि ये जो सब्सटेंशियल क्या है, एक्यूरेट नहीं होता। उम्मीद होता है, कि एक्सपेक्टेशन होता है कि हमको इतना पैसा सेव करके रखना है पर ईयर। किसके लिए? तो एक जो नॉन लायबिलिटी है उसके लिए। अब आप कहोगे कि बिजनेस में नॉन लायबिलिटीज क्या है? देखो, बिजनेस में कई सारे ऐसे बर्डन हैं जिसका होना बिजनेस को तय है। जैसे अगर आप काम कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो, तो जो मशीन आप यूज कर रहे होंगे, उस मशीन को जितना ज्यादा यूज करोगे, धीरे धीरे उसका वैल्यू धीरे धीरे करके क्या होगा? कम होगा। एक टाइम के बाद मशीन ब्रेकडाउन लग जाएगा, तो फिर से वहां नया मशीन लगाना होगा। आपके लिए लॉस है कि नहीं है? आपका लायबिलिटी है कि नहीं है ये? तो इस लॉस और इस लायबिलिटी से बचने के लिए आप क्या करोगे? तो हम क्या किए, देखो, 1,00,000 रुपए का एक मशीन खरीदे थे, 1,00,000 रुपए का एक मशीन खरीदे थे। एक साल हम जैसे ही उसको यूज किए, पता चला कि उसका वैल्यू 10,000 कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 10,000 निकाल के क्या करो? रिजर्व कर लो। अब इससे फायदा क्या होगा? आज 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, एक समय के बाद जब वो मशीन ब्रेकडाउन होगा, खराब होगा, तब तक हमारे पास फंड में पैसा क्या पड़ा हुआ है? रखा हुआ है। जिस दिन मशीन खराब होगा, आप क्या करोगे? पैसा विड्रॉ करोगे और जाकर के उस मशीन को खरीद लोगे। ब्रेकडाउन हो तो उसको रिपेयर करा दोगे, रिप्लेस कर दोगे, जो भी मर्जी होगा हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो, जब आप फैक्ट्री चला रहे हो, तो आपको पता है कि जो भी मशीनरीज हमने अभी खरीदी, नई नई मशीनरीज जो हमने इंस्टॉल की है अभी, एक टाइम के बाद धीरे धीरे उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा, उसमें रिपेयर होगा, उसको मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा, उसको रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा। एंटीसिपेटेड लॉस है कि नहीं है? उम्मीद है कि नहीं कि इस तरह का लॉस होगा हमको? और इस तरह का लॉस होगा इन फ्यूचर, तो उस समय पैसा कहां से लाएंगे? तो उस लॉस से बचने के लिए हम पहले ही अपनी प्रॉफिट में से पैसा सेव करके रख लेंगे। तो जो प्रॉफिट में पैसा सेव करके हमने रखा, किस नाम से? तो डेप्रिसिएशन के नाम से। तो डेप्रिसिएशन भी एक्चुअल में क्या हो गया हमारे लिए? प्रोविजन भी हो गया। ठीक है। इसी तरह से जब आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो तो गुड्स को सेल करोगे, परचेस करोगे। अब जब सेल होगा, प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली टैक्स बनेगा। लेकिन आप बना सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि एंड ऑफ द ईयर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अचानक से टैक्स का बर्डन आए, उससे बढ़िया क्या है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा उससे पैसा सेव करके रख लो, ताकि टैक्स देने में हमको सपोर्ट हो। नाम क्या हो जाएगा उसका? प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा देखिए, बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस कर रहे होंगे तो कैश भी बेचते होंगे, और गुड्स को कैसे बेचते होंगे? क्रेडिट भी बेचते होंगे। जहां सामान उधार बेचे, बहुत हद तक ये चांस है कि कोई ना कोई कस्टमर पक्का पैसा डुबाएगा। क्या कोई भी बिजनेसमैन इस बात का गारंटी ले सकता है कि अगर मेरे 1,000 कस्टमर हैं तो सबसे पैसा रिकवर होगा?
कोई पैसा डुबाएगा नहीं। गारंटी ले सकता है कोई बिजनेस में? तो ये बहुत हद तक चांस है कि कोई ना कोई ऐसा कस्टमर होगा जो मेरा बैड डेट्स कर देगा, पैसा डुबा देगा। तो बाद में नुकसान हो उससे अच्छा हम अपनी प्रॉफिट से पहले ही बचा कर रख ले कि कोई कस्टमर अगर बैड डेट्स करे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट मेरे बिजनेस में ना पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए ऐसे बिजनेस तो कोशिश करें कि हम उसे रिकवर कर ले, लेकिन किसी कस्टमर को हमने सामान बेचा और वो अगर रिकवर ना हो पाए तो उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस में नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए क्या करो, प्रॉफिट से पहले ही पैसा बचा कर रख लो। तो इसका नाम क्या हम लोग रख लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्युअल ऑफ असेट्स, इस तरह का चीज ना हम हर बार कर लिया करते। तो आपको ध्यान रखना है ओवरऑल इस पूरी टॉपिक में आप क्या समझे होंगे कि जब भी अब आपसे कहा जाए, जब कभी भी अब आपसे कहा जाए कि बाबू प्रोविजन क्या है, किसको कहते हो प्रोविजन, तो दिमाग में बिठाइएगा प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों सिचुएशन में, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, दोनों ही सिचुएशन में उससे पैसा विड्रॉ किए और फ्यूचर में जो लॉस है, लाइबिलिटी है, नॉन लाइबिलिटी है, उसके लिए हम पैसा सेव करके रख दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रोविजन। मतलब इसमें कॉमन थिंग है, ये चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट होगा तब भी पैसा निकालेंगे, लॉस होगा तब भी पैसा निकालेंगे और सेव करके उसको रखेंगे। क्यों रखोगे, तो हम अपनी नॉन लाइबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए, भविष्य में हमको जो चांस है कि ये नुकसान हो सकता है, यहां नुकसान लग सकता है, ऐसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हम पैसा बचा कर रख लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पढ़े थे ना, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर जरा सोचो कि डेप्रिसिएशन चैप्टर हम पढ़े थे। आप जब डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, असेट का वैल्यू घट गया तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब जरा बताओ क्या हो जाएगा उससे देख के, ये जो फैन है ना ये 2000 का था और अब एक साल बाद इसका वैल्यू 1500 हो गया, तो 500 रुपीज इस फैन का कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया। आप बताओ 500 इसका वैल्यू अगर कम हो गया तो इसका मेरे बिजनेस से कोई इंपैक्ट पड़ा, तो ये डेप्रिसिएशन है ही नहीं, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन ही नहीं है। डेप्रिसिएशन किसको बोलते, इस फैन का कॉस्ट जितना कम हुआ मेरे लिए ये फ्यूचर का क्या है, लॉस है। एक समय के बाद 2 साल 5 साल बाद जब ये फैन जल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे बिजनेस के ऊपर अचानक से एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि एक हैवी अमाउंट उठा के पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें नुकसान लगेगा। तो हम एक बार अपने बिजनेस से पैसा क्यों निकाले, हमको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं दिन प्रतिदिन उसका वैल्यू धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। जितना भी मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन होगा उतना ही पैसा प्रॉफिट से सेव करके रख लो आज। क्यों, ताकि कल को किसी भी प्रॉपर्टी को रिपेयर मेंटेनेंस का जरूरत है, आज निकालेंगे कल को इन्वेस्ट कर देंगे। कोई ब्रेकडाउन लग गया रिपेयर करा लेंगे, पूरा ही बर्बाद हो गया तो रिप्लेस कर देंगे। तो इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ता, हम इजीली अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। प्रोविजन तो ठीक है हम समझ गए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब तो ठीक है। अब अगर आप यहां पे ये देखोगे कि अब रिजर्व क्या है, बस इतना याद रखिएगा कि प्रोविजन और रिजर्व में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, वहां पर हम लाइबिलिटी नोन था या अननोन लाइबिलिटी, अभी नोन लाइबिलिटी, यहां पे क्या है ये, मतलब अंतर देखना, पहले हम प्रॉफिट हुआ तब भी पैसा बचा के रखे, लॉस हुआ तब भी पैसा बचा के रखे। अब अगर हम बात करें रिजर्व की, प्रॉफिट होगा तो पैसा बचाएंगे, लॉस हुआ नहीं बचा सकते, नहीं निकाल सकते। यानी अगर हम बात करें प्रोविजन की तो प्रॉफिट और लॉस दोनों पे होगा और रिजर्व सिर्फ किस पे होगा, प्रॉफिट पे होगा। याद हुआ। इसके बाद नॉन लायबिलिटी के लिए बर्डन जो पहले से पता है होगा नॉन लायबिलिटी के लिए,
और रिजर्व किसके लिए? अननोन लायबिलिटी के लिए। डिफरेंस देख रहे हो? तो अननोन लायबिलिटी कैसा होगा? सपोज कीजिए कि फैक्ट्री है, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से किसी वर्कर का हाथ मशीन में चल गया और कट गया, तो उसके इलाज का, उसके ट्रीटमेंट का सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगा? कंपनी के ऊपर। ट्रीटमेंट कराएगा कि नहीं कंपनी? तो अगर कंपनी को ट्रीटमेंट कराना पड़े तो वो पैसा लाएगा कहां से? उस टाइम पे चंदा करेगा, तो उस टाइम में वो पैसा लाएगा कहां से? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिजर्व की प्रोविजन, इसके लिए हम रिजर्व करके रखते हैं। समझ रहे बात? तो इसके लिए हम रिजर्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है? अब सुनिए आगे। इसके लिए जो रिजर्व करते हैं उसका नाम क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपके पिताजी पैसा कमा रहे हैं, जितना खर्च करना है करते हैं, लेकिन उन सभी इनकम में, उस टोटल इनकम में कुछ ना कुछ पैसा वो हर महीना अपनी सैलरी में से सेव करके रखते हैं। क्यों रखते हो? उनको पता है कि भविष्य में क्या नुकसान होने वाला है। तो पैसा सेव क्यों करते हो आप? अपनी सैलरी में से जितना खर्च होता है नेसेसरी कर लिए, और अननेसेसरी खर्चा तब भी कर लिए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा आप अपनी इनकम में जरूर बचाते हो। क्या सोच के बताते हो? इंटेंशन क्या है आपका? कि पता नहीं कल किसी का तबीयत ही खराब हो जाए, क्या करेंगे उस टाइम में? किससे मांगेंगे? कोई फेस्टिव सीजन हो जाए, अचानक से कि सैलरी हो जाए, कि शादी उदी हो जाए, या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो पैसा लाएंगे कहां से? यही सोच करके आपके पेरेंट पैसा क्या करते हैं? सेव करते हैं। क्या उस समय आपका लायबिलिटी पता है आपको कौन सा लायबिलिटी आने वाला है? तो उस टाइम में जो पैसा बचा है एक्चुअल में वो भी आपकी फैमिली के लिए क्या है? वो रिजर्व की तरह काम करता है। तो आपको ख्याल रखना है कि सर रिजर्व क्या है। तो कह रहा आपसे कि रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ हम चार्ज कहां से करते हैं? प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, और अदर सरप्लस से चार्ज करते हैं। नहीं, प्रॉफिट अगर हुआ या सरप्लस, सरप्लस का मतलब कहीं से कोई वृद्धि हो गया, गेन हो गया, तो हम वहां पे चार्ज करते हैं, लेकिन लॉस से चार्ज नहीं करते। जैसे बोल रहा है कैसे? टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, है ना? या फिर आपसे कह सकता है इन अदर वर्ड, अ रिजर्व is mean for the meeting of unknown liabilities or loss in the future। अब यहां देखो कि रिजर्व का कुछ एग्जाम्पल कह रहा है कि रिजर्व के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो सबसे पहले कह रहा है जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट से पैसा बचा के रखे, खर्च कहां करेंगे पता नहीं, जहां जरूरत होगा वहां खर्चा कर लेंगे, इसी को बोलते हैं जनरल रिजर्व। समझ रहे क्या बोले? प्रॉफिट हुआ, पैसा बचा कर रखे। क्यों रखे? पता नहीं, जब बचा रहे थे तो खुद ही पता नहीं हमको, बस इतना पता था कि प्रॉफिट से पैसा बचा कर रख लो, लेकिन कहां खर्च करेंगे? जहां जरूरत होगा वहां कर लेंगे, उस समय देखा जाएगा। जैसे आपको बोलेगा आपके पेरेंट्स पैसा बचा के रख रहे हैं, क्यों? कोई सर्टेन एक्सपेंसेस काम देगा। अब कल ही कोई बीमार हो गया तो भाई इलाज पे खर्च कर देंगे। कोई कुछ नहीं हुआ तो रखा रहेगा पैसा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? अगर बिजनेस को कहीं से अनसर्टेन पैसा इनकम हो जाए, लॉटरीज से पैसा मिल गया, अब चाहता है कि उस पैसे को हम सेव करके रख ले ताकि बाद में काम आए, तो उसके लिए वो क्या है? कैपिटल रिजर्व है। जैसे कंपनी ने किसी को शेयर्स इशू किया, अगर कंपनी अगर आपको शेयर्स इशू करेगी ना, तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दिए और थोड़ा बहुत पैसा वो आपसे बाद में मांगेगा। सपोज करो कि अगर आप बाद में पैसा नहीं देते हो तो जितना पैसा दिए हो पूरा का पूरा पैसा किसका हो जाएगा? कंपनी का होगा, और आपको बाहर भी निकाल देगा रास्ता। तो कंपनी का क्या हो गया? ये मुफ्त का कमाई हो गया एक तरह से। तो ये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल रिजर्व है, कि फिलहाल वो पैसा बचा कर रख लेगा, बाद में देखा जाएगा कि कहां काम आएगा। इसी तरह से ना डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कुछ कुछ चीज को आप समझ पाओगे, कुछ कुछ चीजों को अभी फिलहाल आपका माइंडसेट नहीं है उतना, तो अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व क्या होता है ना, कि पैसा हम कहीं इन्वेस्ट किए थे, रिस्क है, किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए, शेयर्स में पैसा लगा दिए, तो रिस्क क्या है ना,
कि जहां हम पैसा लगाए वो ग्रो भी हो सकता है, उस पैसे को डाउनफॉल में भी आ सकता है। तो अगर मेरा लगाया हुआ पैसा डूब गया तो उस पैसे के साथ साथ मेरा कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड कर लेता है कि मार्केट में पैसा लगाए थे, अगर वो पैसा डाउन हो गया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट मेरी कंपनी पे ना पड़े, हम उस पैसे को वहां यूज कर लेंगे। तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्या होता है, देखो नाम ही लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब ये किसके लिए किया जाता है, वर्कर्स और एम्प्लॉइज के लिए ही किया जाता है। यानी ये क्या है ये, तो वर्कर्स के साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाए काम के दौरान तो उसको कंपनसेट कहां से करें। मान लीजिए कोई वर्कर मर ही गया तो उसकी फैमिली को अब कंपनसेशन देना हो क्योंकि ड्यूटी आवर में डेथ किया, तो कंपनसेशन देने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो हम पैसा बचा के रखेंगे तब तो आएगा, उसको हम WCR बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके ट्रीटमेंट पे पैसा कहां से लगाओगे, WCR से लगाओगे। यानी इसका नाम ही देखो लिखा वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी वर्कर के लिए पैसा बचाकर रखा गया था, चाहे उसको कंपनसेशन देने के काम में आए, चाहे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में काम आए, लेकिन इसका यूज हम वहीं करेंगे। इसी तरह से रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर समझते हो, शेयर समझते हो, जस्ट लाइक शेयर्स ही डिबेंचर है, बस इतना ध्यान रखिएगा फिलहाल आपके लेवल पर। बस जिसने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, और जिसने कंपनी में डिबेंचर खरीदा वो जस्ट उसने भी पैसा लगाया लेकिन वो कंपनी का ओनर नहीं होता है, वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। अगर आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आप मेरे शेयर होल्डर, और आप लोग अगर पैसा लगा रहे हो मेरी ही कंपनी में तो आप लोग कौन हो गए, डिबेंचर होल्डर। मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों एक इन्वेस्टर के लिए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है और कंपनी के लिए दोनों ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ लायबिलिटी है। लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि आपको हम पार्टनर ट्रीट करेंगे, यानी शेयर होल्डर को क्या ट्रीट करोगे, पार्टनर, और डिबेंचर होल्डर कौन हो जाएंगे, कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होंगे। आपको कंपनी में जो भी मीटिंग होगा, जो डिसीजन होगा, उसमें अपनी बात को रखने का अधिकार है, आपको कोई मतलब नहीं, आप क्रेडिटर हो। आपको हम आपके पैसे के बदले में प्रॉफिट में हिस्सा देंगे और आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिबेंचर में और शेयर में इतना डिफरेंस होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो ये क्या है, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्रेडिटर है, तो आज न कल न परसों न तरसों 2-4 साल बाद 5 साल बाद आपको आपका पैसा क्या करना होगा, वापस करना होगा। बैंक से लोन लोगे तो पैसा वापस करना होगा कि नहीं करना होगा। तो डिबेंचर का मतलब कि हमने आपसे पैसा उधार लिया है तो 2-4-5 साल बाद हमको वो पैसा क्या करना होगा, वापस करना पड़ेगा। अब आप सोचो मेरे बिजनेस में हमको जरूरत है 10 लाख का और हम आपसे उधार लिए 10 लाख, तो फिलहाल मेरा जरूरत पूरा हो जाएगा और बिजनेस अच्छा खासा चलने लगेगा। 5 साल बाद अगर आप मेरे से अपना पैसा मांगने लगोगे और बिजनेस से अगर पैसा निकाल के हम आपको दे दें तो फिर मेरा बिजनेस पहले की तरह बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि फिर लिए क्यों थे, फिर तब उसे चल लेते ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए आज हम आपसे पैसा ले लेंगे, अपने बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस चलने लगा, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगे। अब हम क्या करेंगे, अगले साल से उस प्रॉफिट में थोड़ा सा पैसा सेव करके क्या करेंगे, रख लेंगे। ऐसे ही 2 साल 3 साल 5 साल तक करेंगे। ये होगा क्या कि एक समय के बाद मेरे इस रिजर्व में इतना पैसा हो जाएगा कि जिस दिन आप डिमांड करोगे इस रिजर्व से पैसा निकाल के आपको हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि मेरे बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल भी मेरे पास रह जाएगा और प्रॉफिट में से हम आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या किए, आपका कर्ज भी चुका दिए। तो कंपनी का लायबिलिटी भी कम हो गया और कंपनी के पास कैपिटल का कैपिटल भी रह गया। इस वजह से हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये सब आपके लिए किसका एग्जाम्पल होगा, रिजर्व का एग्जाम्पल है। समझ गए बात। यानी रिजर्व में और प्रोविजन में क्या डिफरेंस देखे कि प्रोविजन प्रॉफिट और लॉस दोनों से होता है, रिजर्व कहां से होता है, सिर्फ प्रॉफिट से होता है। समझ में आ रहा बात। प्रोविजन किसके लिए होता है, नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, और रिजर्व किसके लिए होता है, अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। इजी है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा बात। अच्छा
नॉन लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नॉन लायबिलिटी का एग्जाम्पल जिसके बारे में आपको पता है पहले से क्या हो सकता है, जैसे हम बोले थे डेप्रिसिएशन। आप कहेंगे सर ये नॉन कैसे हुआ? आप बिजनेस में प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू धीरे धीरे करके डाउन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि ये लॉस मेरे लिए नॉन है, तो जहां नॉन लायबिलिटी है तो वहां क्या करोगे? रिजर्व की प्रोविजन प्रोविजन कर लेंगे। लेकिन कौन सा मजदूर गिर के मर पड़ेगा आपको पता है? कुछ आइडिया है? तो इसका मतलब है कि ये नॉन है कि अननोन लायबिलिटी है? तो ये अननोन लायबिलिटी, तो यहां क्या करना पड़ेगा आपको? रिजर्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? फैक्ट्री में कल क्या हो, कहां से लॉस लग जाए, कोई आइडिया है आपको? तो उस लॉस से बचने के लिए, कुछ भी लॉस होगा बचने के लिए तुम क्या करोगे? रिजर्व करोगे। इसको हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक रिजर्व भी आता है। तो आपको ओवरऑल इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हम प्रोविजन और रिजर्व इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे ना, कि प्रोविजन और रिजर्व के बीच डिफरेंस क्या है, इन चीजों पर अगर हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये हो गया आपका प्रोविजन और यहां आप देख रहे हो रिजर्व, और कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो हमारे सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। देखो सबसे फर्स्ट अगर आप मीनिंग में जाते हो कि मीनिंग यानी प्रोविजन क्या है? इट इज क्रिएटेड टू मीट द नॉन लायबिलिटीज। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि जो प्रोविजन है ना वो किसके लिए होता है? तो हमेशा नॉन लायबिलिटीज के लिए है। यानी बिजनेस के वो बर्डन जो नॉन पहले से ही है और उस नॉन लायबिलिटीज को मेट करने के लिए अगर हमने पैसा बचा कर रखा है, दैट मीन्स कि वो लायबिलिटी हो गई प्रोविजन। रिजर्व क्या है? इट इज क्रिएटेड टू मीट द अननोन लायबिलिटीज। यानी बर्डन क्या होने वाला है, लायबिलिटीज कौन सी है जो मेरे फ्यूचर में आने वाली है, इसका पता तो नहीं है लेकिन पैसा हमने बचा रखा है। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए कौन सा हो गया? अननोन। तो ये हमारे लिए कहलाएगा रिजर्व। जैसे देखो ना कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमने देखा था डेप्रिसिएशन, इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी किस प्रॉपर्टी का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना डाउन हो रहा है ये आपको पता है। सेल कर रहे हो तो टैक्स आपको कितना पे करना है ये आपको पता है। तो आप ना डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्स का टैक्स कितना पे करना है इसका अनुमान आप लगा सकते हो। दैट मीन्स ये लायबिलिटी कौन सी है? तो ये नॉन लायबिलिटीज है। जबकि अगर आप बात करोगे तो इसके एग्जाम्पल को हमने पढ़ा था किसमें? जनरल रिजर्व के अंदर। जनरल रिजर्व का मतलब क्या था? प्रॉफिट से पैसा आपने बचाया, लेकिन इस पैसे का होगा क्या, यूज कहां करोगे पता नहीं, लेकिन हमने सेव कर लिया कि फैक्ट्री चल रही, इंडस्ट्री चल रही, तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि जनरल रिजर्व एक एग्जाम्पल है किसका? तो रिजर्व का, लेकिन नॉन लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी कौन सा होगा? अननोन लायबिलिटी है। तो ये आप कह सकते हो। नेसेसिटी और चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी। प्रोविजन करना लीगली कहीं ना कहीं कंपलसरी है। बिना प्रोविजन किए आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना नहीं सकते। अगर आपने बना तो दिया, रेडी कर तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट उसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन चार्ज करना क्या है? एक लीगल नेसेसिटी है। और जबकि कहता है क्रिएशन ऑफ रिजर्व है ना कहीं क्रिएशन ऑफ रिजर्व जो है ना वो कहीं ना कहीं एक लीगल ऑब्लिगेशन लेकर नहीं आता। ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है कि आप रिजर्व करना चाहते हो या नहीं। एक चीज यहां और देखोगे ना आप, तो यहां पे एक वर्ड कहता है आपसे कि प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन जो होता है ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि प्रॉफिट हो या लॉस दोनों ही सिचुएशन में चार्ज करना है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल बिटवीन पार्टनर्स, यानी कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को अफेक्ट करता है प्रोविजन। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट लॉस कब आएगा? तो प्रॉफिट लॉस आएगा कब? प्रोविजन चार्ज करने के बाद। यानी बिजनेस का रिजल्ट ही आएगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कब? जब आपने ऑलरेडी
प्रोविजन चार्ज कर दिया उसके बाद। लेकिन अगर आप रिजर्व की बात करोगे तो रिजर्व कब कैलकुलेट होता है? तो रिजर्व तब कैलकुलेट होगा जब आप नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट में से फिर आप रिजर्व चार्ज करोगे। दैट मींस आप ये कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है प्रोविजन, जबकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद तब आप तय करते हो कि आपको रिजर्व करना है या नहीं। तो ये कुछ डिफरेंस है। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे कहता है जी ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट is to provide for depreciation, doubtful debts and other specific liabilities, है ना। यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है? डेप्रिसिएशन या कोई डाउटफुल डेट्स है, यानी जो पैसा हमें शायद ना मिलने वाला हो, डाउटफुल है, तो इस चीज के लिए स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं हम प्रोविजन करते हैं। लेकिन कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व इज टू बी स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी ये कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर करता है? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो उस केस में कहीं ना कहीं हम रिजर्व करेंगे। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर ईयर में रिजर्व क्या करेंगे? नहीं करेंगे। स्थिति ही ठीक नहीं है तो रिजर्व क्यों करोगे? लेकिन स्थिति अगर अच्छी है तो हम बेहतर रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज यहां से हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हो और चार्ज करने के बाद ही तो प्रॉफिट और लॉस निकल कर आता है ना। लेकिन इसमें क्या कहा गया? इट इज क्रिएटेड, है ना, नॉट डेबिटिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज नहीं करते। बगैर इसे चार्ज किए हुए प्रॉफिट एंड लॉस पहले कैलकुलेट करते हैं और जब प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है, कैलकुलेट कर लेते हो प्रॉफिट लॉस, उसके बाद जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप उसे कौन सा अकाउंट कहते हो? तो जब हम बिजनेस की प्रॉफिट को आपस में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बिजनेस की प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। और एक बारी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट हो गया, बन गया, तो उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आप बात करोगे इधर रिजर्व की, तो उस केस में आपको इस बात को ख्याल रखना है कि रिजर्व चार्ज कहां करते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज करते हो। जब आप पार्टनर के बीच उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो उस वक्त आप उसे चार्ज करते हो। लेकिन आप इसे कब चार्ज करते हो? तो आप जब चार्ज करोगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कर रहे होंगे, उस टाइम पर कहीं ना कहीं आप इसे चार्ज करते हो। तो आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस है, 3-4 डिफरेंसेस है जो हम ये समझ कर चलते हैं कि हाँ ये डिफरेंसेस होने चाहिए। देखो, अगर आप पॉइंट नंबर 4 की बात करोगे, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। देखिए, कभी भी हम प्रोविजन को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि जो प्रॉफिट से पैसा हमने बचाया, अगर मुझे लगता है कि इस पैसे का फिलहाल कोई यूज नहीं है, तब तक इसे किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो जी नहीं, आप इसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसे बिजनेस में ही आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप जाते हो रिजर्व की तरफ, तो कहता है जी रिजर्व को बिजनेस के आउटसाइड यानी बिजनेस के बाहर आप अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 6, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। आप प्रोविजन को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो, रिजर्व को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? कहता है आपसे इट इज आइदर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और, है ना, फिर कह सकता है आपसे बाय द वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम द असेट्स फॉर विच इज क्रिएटेड एज डिस्टिंक्ट आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी आप कहता है जी प्रोविजन अगर है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आप उस पर्टिकुलर असेट्स में उसे डिडक्ट करके भी दिखा सकते हो, माइनस करके भी दिखा सकते हो। जैसे अगर आपने बैलेंस शीट बनाया होगा तो डेटर्स में से हम लेस बैड डेट्स लेस प्रोविजन माइनस करते हैं। तो कहता है जी कि आप असेट में से, है ना, असेट्स में से माइनस करके भी शो कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली लायबिलिटीज में उसको क्या कर सकते हो?
पोस्ट कर सकते हो, लेकिन कहता है कि रिजर्व क्या है, इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हो तो अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हो, और अगर आप हॉरिजेंटल बैलेंस शीट बना रहे हो तो उस केस में आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली उसे लायबिलिटी साइड में क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद कहता है जी यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड। कहता है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिविडेंड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। कहता है जी इसे हम शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, लेकिन कहता है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर समझते हो ना आप, जिसने आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदा हम उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, और ये पैसा आप शेयर होल्डर को जो रिवार्ड देते हो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर होल्डर को रिवार्ड देने के लिए, यानी जिसे आप डिविडेंड कहते हो, इस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, और शेयर होल्डर को डिविडेंड देना अगर है तो उस केस में इस रिजर्व के पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये कंपनी की इच्छा पर डिपेंड होता है। और नंबर लास्ट हम कह सकते हैं यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस। क्या किसी और पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जी देखो तो क्या कहता है, इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर एन स्पेसिफिक लॉस, हेंस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द मीटिंग दैट लॉस। कहता है आपसे कि अगर आप यूटिलाइजेशन की बात करोगे तो प्रोविजन कहीं ना कहीं किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही किया गया है। दैट मीन्स सपोज करो एग्जांपल आप लेते हो डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हो आप? आपकी असेट का वैल्यू अगर डाउन हो गया तो उस असेट का वैल्यू अगर डाउन हुआ और कल को उसमें रिपेयर या मेंटेनेंस का जरूरत हुआ तो हम इस पैसे से निकालेंगे पैसा और हम अपने असेट्स को रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे, मेंटेन करेंगे या रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोविजन आप डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया आपने? ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके, रिपेयर कर सके, रिन्यू कर सके, या हम एक फ्रेश मशीन परचेज कर सके। दैट मीन्स जिस फंड के लिए आपने पैसा यहां प्रोविजन में अरेंज किया, जिस काम के लिए आपने अरेंज किया, आप सिर्फ उस पैसे को उस मद में ही खर्च कर सकते हो, किसी और जगह पे आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके खर्च नहीं कर सकते। जबकि इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर द प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक लॉस। कहता है जी रिजर्व हमने किसी एक खास स्पेसिफिक लॉस की वजह से नहीं किया है। दैट मीन्स जैसे आपने कहा ना जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या था? प्रॉफिट से हमने पैसा बचा के रख लिया कि कुछ ना कुछ काम आएगा। अब जब काम आ जाए तो जहां मर्जी हो आप उसको क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस इसमें नहीं हो सकता। जिस स्पेसिफिक पर्पस के साथ आपने पैसा बचाया है आप उस स्पेसिफिक पर्पस पे ही पैसा खर्च कर सकते हो, जबकि इसमें पैसा बचाते टाइम आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस ही नहीं होता, तो जरूरत पड़ने पर आप इस पैसे को किसी और भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। ये ऑप्शन यहां बनता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिजर्व और ये सरप्लस, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है ठीक ठाक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।